आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 हम लोग बहुत अच्छा से समझ लिए थे और चैप्टर 3 का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर चैप्टर 3 और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भाग 2 है। भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब हम लोगों का ये दूसरा क्वेश्चन है, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला वाला जो महमूद गजनवी वाला था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसको कम से कम अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो कम से कम 6 से 8 पेजों में उसका आंसर लिखना होता है। तो 6 से 8 पेज में कैसे आंसर लिखेंगे, और पेज का मतलब हम यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि एक हो गया तो इधर पहला पेज और इस तरफ दूसरा पेज, ऐसे पेज को ये ऐसे करके पेज 6 से 8 पेज। 6 से 8 पेज का मतलब कम से कम 6 पेज और अधिकतम 8 पेज आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि हम 8 पेज से भी ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर 8 पेज से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद कर देंगे तो बाकी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। और पेज भी उसमें लिमिट रहता है, लगभग 32 पेज रहता है। 32 पेज रहता है, जिसमें से 31 पेज तक आप लिख सकते हैं, मतलब 31 पेज तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसमें मान लीजिए आप एक ही क्वेश्चन को 10 पेज में लिख दिया तो बाकी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। इसीलिए कम से कम 6 पेज और अधिकतम 8 पेज लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। तो 8 पेज आखिर कैसे लिखेंगे, तरीका मालूम रहेगा तभी ना, नहीं तो कितना भी आपको याद हो किसी भी टॉपिक के बारे में 8 पेज कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पेज भरने के लिए 2-3 तरीका अपनाना पड़ता है। पहला बात कि ये ध्यान रखना होगा कि वो उस आंसर में डायग्राम, चार्ट और मैप्स होने चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक भी है तो पेज भरने में वो काफ़ी मदद करते हैं। जो डायग्राम बना हुआ है इससे पेज भरने में, अगर पेज पर डायग्राम बनाएंगे तो बड़ा बन जाएगा, जो कि पेज भरने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर 6 से 8 पेज है तो बिना डायग्राम के पेज भरना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत समय लग जाएगा अगर बिना डायग्राम को पेज भरा जाए तो। आज वही बात करेंगे, पूरा विस्तार से बात करेंगे, आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। यानी मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था उस समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, ये वर्णन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कुल 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक दशा का वर्णन करता है, भारत में राजनीति कैसी थी, मतलब राजा कैसे थे, कहाँ कहाँ आक्रमण किया और कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से वंश के राजा थे। तो शुरू में क्या लिखेंगे, तुर्कों के आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। क्या था, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनके पास न ही कोई विशाल सेना थी और न ही कोई विशेष रणनीति, और राजनीतिक एकता का भी अभाव था। देखिए कितना सिंपल यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा गया, आप इससे और ज्यादा लिख सकते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ईस्वी डालना है, इतिहास के। देखिए इतिहास शब्द सुनते ही लोगों को मन में क्या आता है, कोई ईस्वी याद करना होगा, कि कोई ईस्वी, बिना ईस्वी के इतिहास नहीं हो सकता है। लोगों के मन में ये होता है कि अगर इतिहास पढ़ना है तो सब ईस्वी याद करना जरूरी है। नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। सब ईस्वी याद करना जरूरी नहीं है। कुछ ही ईस्वी जो होता है, यानी कुछ ही जो समय होता है उसको ध्यान में रखना होता है। वो भी ध्यान में नहीं रखना होता, बार बार जब पढ़ते तो अपने आप याद हो जाता है। तो देखिए, तो कितना सिंपल इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ याद करना है क्या। तुर्कों के आक्रमण के समय ये कहा गया है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब आक्रमण किया तो भारत की राजनीतिक की स्थिति बताना है। तो मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कब किया होगा, भारत पर आक्रमण ये बताया है कि भारत की राजनीतिक की स्थिति उस समय क्या थी, कमजोर थी। तो क्या तुर्कों के आक्रमण के समय, या यहाँ पर मोहम्मद गौरी भी लिख सकते हैं, तुर्कों के आक्रमण, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी तुर्क ही था, ध्यान रखिएगा। तो तुर्कों के आक्रमण के समय या मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनके पास न कोई विशाल सेना थी। अब देखिए, छोटे छोटे राज्यों में कोई बटा हुआ होगा तो उसके पास विशाल सेना होगी नहीं, खुद से दिमाग लग सकता है। इसमें याद क्या करना है, खुद से दिमाग नहीं लग सकता है कि जब छोटे छोटे कोई राज्य में बटा हुआ होगा तो उसके पास बड़ी सेना कैसे होगी। जब इतना छोटा राज्य है और सेना बहुत बड़ा रखेगा, खर्चा कहाँ से चलाएगा सेना का खर्च भी चलाना है ना, तो कहाँ से खर्च चलाएगा, छोटा सा राज्य और बड़ा सा सेना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिनके पास ना ही कोई विशाल सेना थी और ना ही कोई विशेष रणनीति। जब कोई विशाल सेना ही रहेगी तो रणनीति कहाँ से विशेष रहेगा। जब एक छोटा सा राज्य है, राज्य छोटा है तो सेना भी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। जब सेना छोटी रहेगी तो कोई विशेष बड़ा रणनीति उनके पास होगा, युद्ध कैसे किया जाए, युद्ध कौशल, कोई बड़ा युद्ध कौशल और बेहतरीन युद्ध कौशल उनके पास होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं।
और राजनीतिक एकता का भी अभाव था, और राजनीतिक एकता का भी अभाव था। उनके पास राजनीतिक एकता भी नहीं थी, तभी तो छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे ना। राजनीतिक एकता का भी अभाव था। अब अपने तो खुद इसमें क्या लिख सकते हैं, जब छोटे छोटे कोई राज्य में बटा हुआ होगा तो क्या आपस में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? वो लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजनीतिक एकता का भी अभाव था और उनका आपसी संघर्ष चलता रहता था। उनका आपसी भारत के जो क्षेत्र थे या भारतीय जो राजा थे उनका आपसी संघर्ष चलता रहता था, जिसका फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। जिसका फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण। आप कहेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण क्यों लिखेंगे, इसमें कारण तो लिखना ही नहीं है। तो आपको कितना पेज भरना है, 6 से 8 पेज। कैसे भरेंगे, ये भी लिखना जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये जरूरी थोड़ा है कि ये पूछा गया है, ये राजनीतिक दशा, तो सिर्फ राजनीतिक दशा लिखकर ही 6 से 8 पेज भर देंगे, नहीं भरेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। जब इतना पेज भरना है, आपको ज्यादा थोड़ा लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कारण भी लिखना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कोई ऐसा फालतू में लिख रहे, फालतू में भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और आपको अगर कारण पूछ दिया जाए मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण, उद्देश्य, तो भी लिख सकते हैं यही आंसर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या लिखेंगे, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण। अभी आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ध्यान रखिएगा। बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि टेलीग्राम पर कहते हैं कि नोट्स दे दीजिए। अरे नोट्स कैसे दे दे, ये आपको नोट खुद से बनाना होगा ना। अब ये भी हम ही करें, पढ़ा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं और नोट्स हम ही बनाएं। नोट्स क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। और आपको अभी टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बात, अगर आप इससे पहले वाला जो चैप्टर ये 3 है, तो 3 से पहले वाला चैप्टर 1 और 2 का मॉडल सेट भी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और उसका आंसर लिखकर आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। आपको पता है कि सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद उसी चैप्टर का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में भेजते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहता है। और उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर उसी टेलीग्राम ग्रुप में भेजना होता है, और हम चेक करके बताते हैं कि आप कितना आंसर सही लिखे हैं और कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। आप जो लॉन्ग क्वेश्चन हमें बताते हैं, आपको उसमें मॉडल सेट में लॉन्ग क्वेश्चन भी देते हैं, तो उसमें आप लिख कर आंसर भेजते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपका कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ कहाँ और सुधार की जरूरत है। तो आप उसका आंसर जो मॉडल सेट भेजे हैं उसका आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजें। और एक बात, अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना होगा हिस्ट्री टॉक, और आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आप इंट्रोडक्शन लिख लिए, उसके बाद लिखना है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण, इसमें लिखेंगे कि भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कई कारण थे और उसका कई उद्देश्य भी था। भारत के पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कई कारण थे और कई उद्देश्य भी था। और आपको अब ऐसा डायग्राम बनाना है। देखिए, अब कारण तो 1 नंबर में देकर साम्राज्य विस्तार लिख कर और 1-2 करके ऐसे लिख सकते थे। ऐसे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के निम्न कारण है, 1 नंबर में साम्राज्य विस्तार और इसमें लिख सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा जगह भरना और डायग्राम बनाना थोड़ा सा अच्छा होता है और एग्जामिनर का नजर सीधा पड़ता है। तो यहाँ पर क्या, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के, भारत में आक्रमण के निम्न कारण थे, या हाँ निम्न कारण थे, इसमें लिखेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के निम्न कारण थे। और उसके बाद ये या प्रमुख कारण ये थे, या उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, नीचे इसके या क्या करेंगे, उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर उसके नीचे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाकर लिखेंगे प्रमुख कारण। सबसे पहला आक्रमण क्यों किया था वो भारत पर क्यों आक्रमण किया था? इससे पहले महमूद गजनवी जो आक्रमण किया था वो तो मुख्य रूप से लूटने के उद्देश्य से आक्रमण किया था, लेकिन इसका आक्रमण का सबसे पहला कारण था साम्राज्य विस्तार। ये अपना साम्राज्य का विस्तार चाहता था। क्या चाहता था? साम्राज्य विस्तार। तो यहाँ पर 1 नंबर में साम्राज्य विस्तार, दूसरा धर्म का भी प्रसार करना चाहता था, तीसरा धन लूटने तो चाहता ही था। राजनीतिक एकता का अभाव, कारण ये भी था, इसके आक्रमण करने का कारण ये भी था कि भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। जो राजा, छोटे छोटे राजा भी थे, वो भी आपस में मिलकर नहीं रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण ये भारत पर आक्रमण किया। अगर भारत पर कोई एक सशक्त राजा होता, एक मजबूत राजा होता, तो क्या इसकी हिम्मत होती आक्रमण करने की? नहीं। तो ये सभी कारण थे। अब कारण को भी 1 नंबर, अब ऐसे बना दिया ना, तो फिर अब 1 नंबर में ठीक नीचे लिखना है, क्या लिखना है? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। अब साम्राज्य विस्तार लिखकर अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर तो लिख दिए इतना, तो एग्जामिनर के सीजन ना जा पाएगा। अब इसके बारे में विस्तार से पूरा लिखना है ना, साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर लिखकर, और यहाँ पर लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। और इसमें अब साम्राज्य विस्तार में लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था।
और वो मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण करते हुए भारत में प्रवेश किया और उसका मुख्य उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुआ, उसने सबसे पहला आक्रमण मुल्तान वाले क्षेत्र पर किया, और उसके बाद फिर कई अन्य क्षेत्र पर, पंजाब, यहाँ पर देखिए लिखे पंजाब, गुजरात, अजमेर और भी कई क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया और भारत में एक बड़ा सा अपना साम्राज्य विस्तार किया। और उसके बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा उसके साम्राज्य को संभाला गया। साम्राज्य विस्तार में इतना लिख देंगे, और भी आप चाहे तो इसमें साम्राज्य विस्तार में लिख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ा है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ये चैप्टर भी देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ये इसके आगे बढ़ते हैं। धर्म का प्रसार, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे नीचे, इसको लिखने के बाद धर्म का प्रसार। अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, आप ही लिखकर खुद से नोट्स बनाते रहिए। धर्म का प्रसार, इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहम्मद गौरी का, यहाँ पर नहीं, इसको नीचे, इसको ही तो डायग्राम यहाँ पर बना दिया ना, इसको अब धर्म का प्रसार लिखकर इसके नीचे, इसके ठीक जो खत्म हुआ है उसके नीचे। अब दूसरा धर्म का प्रसार, तो इसका धर्म का प्रसार, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का दूसरा मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रसार। ये चाहता था कि इस्लाम धर्म का और ज़्यादा प्रसार हो और ज़्यादा विस्तार हो, इसके लिए इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत वाले क्षेत्रों में भी इस्लाम धर्म का इसने प्रसार किया। धन लूटना, तीसरा मुख्य उद्देश्य, अब धन लूटना वाला में भी तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। भारत में इससे पहले महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, इसी में लिखेंगे, तो वो भारत से काफी अधिक मात्रा में धन लूट कर लेकर गया था, जिसके बारे में मोहम्मद गौरी ने भी सुन रखा था। इसी कारण मोहम्मद गौरी भी भारत पर आक्रमण करके यहाँ से काफी अधिक मात्रा में धन लूट कर लेकर जाना चाहता था, जिसमें वो सफल भी हुआ। राजनीतिक एकता का अभाव, इसको भी अंडरलाइन करेंगे इसके नीचे, ठीक, इसके ये सब लिखते जा रहे हैं ना, इसके नीचे राजनीतिक एकता का अभाव। जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और भारत के जो राज्य थे वो काफी छोटे छोटे हिस्सों में थे और वो आपसी संघर्ष के कारण आपसी मतभेदों में ही उलझे रहते थे और बाहरी आक्रमणकारियों पर ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण आसानी से बाहरी आक्रमणकारियों को आक्रमण करने का मौका मिल जाता था। इसी बात का फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में वो सफल भी हो गया। भारत के कई क्षेत्र जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख सकते हो, पंजाब, मुल्तान, सिंध, गुजरात, अजमेर, कन्नौज, बुंदेलखंड, ये सारे क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया और अधिकार भी किया। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिए। उसके बाद आक्रमण का स्वरूप लिखकर अंडरलाइन करेंगे। और एक बात, यहाँ पर आप भारत का मैप भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैप, ये राजनीतिक एकता का अभाव लिखकर मैप भी बना सकते हैं। इसमें क्या दिखा सकते हैं, गुजरात, कन्नौज, यहाँ पर ये सिंध, मुल्तान, ये सब दिखा सकते हैं। भारत का मैप बनाना सिखाए थे ना, भारत का मैप बनाना हम सिखाए थे। और छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। आप देखिएगा पेज कितना बच रहा है, उसके अनुसार आप भारत का मैप बना दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट भी होना चाहिए, चलिए ठीक है, इतना पर भी ठीक ही है। चलिए, जगह थोड़ा कम रहता है, थोड़ा अच्छा से नहीं बन पाता है। देखिए ये यहाँ पर अब अलग अलग क्षेत्र दिखा दीजिएगा। यहाँ ये गुजरात वाला क्षेत्र दिखा दीजिएगा, कन्नौज दिखा दीजिएगा, गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पर गुजरात लिख दीजिएगा, गुजरात, कन्नौज, सिंध, ये सब अलग अलग क्षेत्र दिखा सकते हैं। और इससे क्या होगा, एक एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि पूरा आपको सब चीज का नॉलेज है। क्या है, अब इसमें याद कुछ थोड़ा करना है, आपको पता नहीं ये गुजरात है, बीच में ये कन्नौज दिखा देना है, बीच में कन्नौज है, ये अजमेर वाला, दिल्ली वाला अजमेर वाला क्षेत्र है जिस पर पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था, ये सिंध है, ये सब आपको पता ही है क्योंकि चैप्टर में बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको आक्रमण का स्वरूप लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर किया और आक्रमण के साथ साथ उसके साथ बहुत ही विशाल सेना थी और बेहतर रणनीति था और भारतीय राज्यों के बारे में काफी बेहतर समझ थी, जिसके कारण उसको भारत में सफलता मिलती गई और वो अपने आक्रमण भारत में और तेज करता गया और आक्रमण भारत के कई क्षेत्रों पर किया जो कि निम्न है, इसमें लिखेंगे जो कि निम्न है। उसके बाद ये डायग्राम फिर बनाएंगे,
क्या करेंगे, जो कि निम्न है, भारतीय क्षेत्र जो कि निम्न है। अब भारतीय क्षेत्र के बारे में अब लिखेंगे, भारतीय क्षेत्र के बारे में जो राजनीतिक जो क्वेश्चन में बोला गया ना कि राजनीतिक आपको दिखाना है भारतीय राजनीति उस समय कैसा था, राजनीतिक विस्तार या राजनीतिक क्षेत्र कैसा था, तो यही राजनीतिक क्षेत्र है, ध्यान रखिए। पश्चिमोत्तर भारत का भारतीय क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र। अब लिखेंगे 1 नंबर में पंजाब। ये यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद जैसे 1 नंबर में इसको अलग करके लिख रहे थे ना, उसी में 1 नंबर में ऐसे अलग करके लिखेंगे पंजाब, पंजाब लिखेंगे, यहाँ पर पंजाब लिखेंगे, पंजाब लिखेंगे। और इसमें अब लिखना शुरू करेंगे पंजाब में। पंजाब में क्या लिखेंगे, पंजाब में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पंजाब में गजनी वंश का शासनकाल था, क्योंकि इससे पहले भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद पंजाब वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। कब्जे में लेने के बाद उसकी मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके वंशजों द्वारा पंजाब पर शासन किया जा रहा था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया तो पूरी तरह से जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया तो पूरी तरह से गजनी वंश को समाप्त कर दिया और वहां पर अपना शासन स्थापित कर दिया। मुल्तान, दूसरा नंबर मुल्तान लिखेंगे। मुल्तान में भी यही लिखेंगे, मुल्तान भी महमूद गजनवी ने मुल्तान को भी अपने कब्जे में लिया था। लेकिन मुल्तान के महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद मुल्तान जो महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद, अब से देखिए, अब से क्या लिखेंगे, अब से ध्यान समझिए। मुल्तान लिखकर और अंडरलाइन करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, महमूद गजनवी ने मुल्तान को भी अपने कब्जे में लिया था। लेकिन महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद मुल्तान पर मुल्तान पर उसके मंत्रियों या सामंतों का शासन हो गया, जो कि काफी कमजोर थे। और मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर भी आक्रमण करके पूरी तरह से गजनी साम्राज्य को समाप्त कर। देखिए, महमूद गजनवी का वंशज यहाँ पर शासन कर रहे थे, और इसके मुल्तान पर महमूद गजनवी के मुल्तान पर उसके मंत्री या सामंत उस पर शासन कर रहे थे, तो यहाँ पर इसको भी समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद सिंध, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंध, ये भी महमूद गजनवी के ही कब्जा में था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद सब तहस नहस हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, महमूद गजनवी ने सिंध पर भी अपना आधिपत्य जमाया था। लेकिन महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद सिंध के जो छोटे जनजाति वाले लोग थे, जो या स्थानीय जनजाति वाले लोग थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और स्थानीय जनजाति का यहाँ पर शासन हो गया। शासन होने के परिणाम स्वरूप ये काफी कमजोर थे, जिसको देखते हुए मोहम्मद गौरी ने पहली बार में आक्रमण करके सिंध को अपने कब्जे में ले लिया और अपना क्षेत्र विस्तार सिंध तक कर लिया। गुजरात, ऐसे ही गुजरात को भी लिखेंगे। गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था। चौथा नंबर क्या लिखेंगे, उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था, जिसमें शासक भीम द्वितीय था। और यहाँ पर पहली बार मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। भीम द्वितीय से ये क्या हो गया था, हार गया था। भीम द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, अजमेर। अजमेर वाला क्षेत्र, अजमेर में क्या, अजमेर किसका क्षेत्र था, ये पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा। अजमेर पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, अजमेर लिखकर इसमें क्या लिखेंगे, अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था, जो कि चौहान वंश से संबंधित था। और पृथ्वीराज चौहान जो था वो अजमेर के साथ साथ दिल्ली का भी शासक था। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहली जो युद्ध हुआ वो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इसी तरह दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ, फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, क्योंकि मोहम्मद गौरी का मदद कन्नौज का शासक जयचंद ने किया था और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। और अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र मोहम्मद गौरी के कब्जे में चला गया। कन्नौज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कन्नौज के क्षेत्र में जयचंद का शासन था, जो कि मोहम्मद गौरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में मदद किया था। और वो चाहता था कि मोहम्मद गौरी यहाँ से धन लूटने के बाद वापस अपने प्रदेश चला जाए, लेकिन मोहम्मद गौरी वापस अपने प्रदेश नहीं गया, यहीं पर शासन स्थापित कर दिया। जिसके बाद कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच आपसी मतभेद बढ़ गया। आपसी मतभेद बढ़ने के कारण इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, चंदावर का युद्ध कहते हैं। और इसमें जयचंद की हार हो गई। कन्नौज भी मोहम्मद गौरी के
मोहम्मद गौरी के कब्जे में चला गया। देखिए कब करके सब जा रहा है। बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासनकाल था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था, जिसमें काफी योग्य शासक थे। बस बुंदेलखंड के बारे में हो गया। अब यहाँ पर भारतीय पश्चिमोत्तर भारत का निष्कर्ष लिख देंगे। अब क्या करेंगे, निष्कर्ष अंतिम में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मोहम्मद गौरी ने भारत के राजनीतिक दृष्टि से कमजोर देखते हुए भारत पर आक्रमण किए, जो कि सफल भी हुआ। मोहम्मद गौरी ने काफी बड़े क्षेत्र पर भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया, लेकिन वो भारत से इतने बड़ा साम्राज्य विस्तार करने के बाद भारत से वापस अपने प्रदेश लौट गया और यहाँ पर अपने 2 सेनापतियों को शासन सौंप कर, जिसमें प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको ये सभी जीते हुए प्रदेश को सौंप दिया, और दूसरा था बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में आकर अपना शासन स्थापित कर दिया। बस यहाँ पर हो तो गया, इतना ही निष्कर्ष, अब कुछ नहीं। तो हमें तो समझ में आ गया होगा, ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसका मॉडल सेट जल्द टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो हमें तो समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।